दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे पीआरएम नॉवल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। अगर एपिसोड में कहीं कोई गलती होती है तो आप कमेंट करें, हम उसे फिर से अपलोड करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं फॉरबिडन फ्रूट ऑफ लव एपिसोड 2। ऑर्गेनाइज्ड एजलन करीब 7 बजे माला किचन में नाश्ता बना रही थी, तभी दानीन वहां आती है। वो पूरी तरह से तैयार थी। उसने एक बग्गी ब्लू जीन्स पहन रखा था और साथ में कॉटन का व्हाइट चिकन करी कुर्ता, साथ में एक बेबी पिंक कलर का स्कार्फ जो गले में लटका रखा था। आंखों में हल्का सा काजल और बाल खुले ही थे, ना कोई मेकअप ना सिंगार, बस इतना ही। इससे भी वो खूबसूरत लग रही थी। उसे किचन में आता देख माला, जो पराठे बेल रही थी, हल्का सा मुस्कुरा कर कहती है, उठ गई तुम? मैं आ ही रही थी उठाने। दानीन, हाँ उठना तो था ही। यहाँ से 2 घंटा दूर है कॉलेज, और अगर बस छूटी तो फिर ऑटो का किराया 2। ऊपर से इन ऑटो वालों को लगता है जैसे हम आम नागरिक के पास सोने का पेड़ है। दिन दुगनी रात चौगुनी किराया बढ़ाते हैं। माला उसकी बात सुनकर हंसते हुए, महंगाई कहते हैं इसे बाबू मुशाए। खैर, आज जाओगी ना अपने कॉलेज तो हॉस्टल का पता कर आना, अब तुम्हारा वही रहना अच्छा है। उसकी बात सुनकर दानीन, जो ग्लास में पानी निकाल रही थी, उसके हाथ अचानक से थिथके और वो बोतल वही रखते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं। हम पहले ही इस बारे में बात कर चुके हैं। मैं हॉस्टल में शिफ्ट नहीं होंगी। मैं तुम्हें यूं अकेला नहीं छोड़ सकती, और अब मुझे इस बारे में दोबारा कोई बहस नहीं चाहिए। माला। उसकी बात सुनकर माला, जो पराठा बेल रही थी, वो भी बेलन साइड में रखकर उसकी तरफ मुखातिब होते हुए कहती है, एक तो तुम्हारी हर बात पर यह जिद बड़ी, मैं हो या तुम। भूलो मत, यह मेरा घर है, यहाँ मेरे फैसले चलते हैं, समझी? और मैंने कह दिया तो कह दिया। तुम हॉस्टल में ही रहोगी। 2 घंटा दूर है तुम्हारा कॉलेज, वो भी बस से जाओ। तब ऊपर से लेक्चर के बाद तुम्हारी शिफ्ट भी लगेगी हॉस्पिटल में। भूलो मत, इंटर्न हो तुम। कभी कभी तो 2-2 दिन की इंटर्नशिप करनी पड़ती है। एक बार लंबी ड्यूटी लग गई फिर ना जाने कब छूटोगी। ऐसे में रात में तुम्हें घर तो नहीं आने दे सकती ना मैं। रात में कौन सी बस मिलेगी तुम्हें? कैसे आओगी घर? सोचा है बड़ी हो गई हो अब, 21 साल की जिंदगी पर मेरा पल्लू पकड़कर थोड़ी ना रहोगी तुम। और मैं भी कोई छोटी बच्ची नहीं हूं जिसका ख्याल तुम्हें रखना पड़े। भूलो मत, मैंने पालकर तुम्हें बड़ा किया है, तुमने नहीं। उसकी बात सुनकर दानीन शांति से उसे समझाते हुए कहती है, देखो माला, मैं जिद्दी के साथ साथ ठीक भी हूं, और तुम ये बात बहुत अच्छे से जानती हो। इसलिए तुम्हारे इस तरह चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, समझी? और हॉट पेशेंट हो तुम, डॉक्टर ने तुम्हें अकेले रहने से मना किया है, और तुम चाहती हो मैं तुम्हें यूं ही अकेला छोड़ दूं, चाहे जो भी हो, चाहे मुझे कितना भी ट्रैवल करना पड़े, पर मैं यही रहूंगी तुम्हारे साथ, हॉस्टल में नहीं। उसकी बात सुनकर माला कुछ सोचते हुए आगे कहती है, ठीक है तो फिर एक काम करो, एक कार ले लो या फिर कोई स्कूटी। दानीन उसकी बात सुनकर हंसते हुए, अच्छा सोने का पेड़ लगा है ना मेरे पास, और अंबानी ही तो मेरा सोतेला बाप है जो हर महीने मेरे अकाउंट में करोड़ों रुपए भेजता है, जिससे मैं स्कूटी और कार लेती फिरूं। उसकी बात सुनकर माला उसका हाथ पकड़कर उसे समझाते हुए कहती है, तुम पैसों की क्यों चिंता कर रही हो? वो एफडी है ना हमारी, उसे तोड़ दो और उससे स्कूटी ले लो। वैसे तो उसमें इतने पैसे हैं कि कोई छोटी मोटे तो कार भी आ जाएगी। उनकी बात सुनकर दानीन गुस्से में कहती है, वो तुम्हारे ऑपरेशन के पैसे हैं माला, खबरदार। जो उस एफडी को तोड़ने का कहा तो समझी, और यह क्या लेकर बैठ गई हो? कार ले लो, स्कूटी ले लो, कुछ नहीं चाहिए मुझे। अल्लाह का शुक्र है कि इतने पैसे हैं कि मैं बस का किराया दे सकती हूँ, और अब इस बारे में मुझे खुदा के वास्ते कोई बात नहीं करनी। सर दर्द कर रखा है तुमने मेरा सुबह सुबह। माला, अच्छा अगर तुम्हारी भी जिद है तो तुम मेरी भी बात सुन लो, या तो तुम हॉस्टल में रहोगी या फिर मैं खुद जाकर उस एफडी को तुड़वा दूंगी। और भूलो मत, वैसे भी वो एफडी मेरे नाम पर है, तो अब तुम खुद डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या करना है। उसकी बात सुनकर दानीन हैरानी से उसे देखती है, क्योंकि माला कभी जिद नहीं करती थी, वो हमेशा उसकी बात मानती थी। फिर आज क्या हुआ है उसे यही सोचते हुए वो उसे समझाते हुए कहती है, माला क्या हुआ है तुम्हें? तुम ऐसे जिद तो नहीं करती फिर? माला नमः आंखों से, तुम नहीं समझ सकती माँ हूं मैं तुम्हारी, ऐसे कैसे तुम्हें खतरा उठाने दे सकती हूँ? जानती हूँ ना माहौल कैसा है, मेरे लिए तुम्हारी हिफाजत ज्यादा मायने रखती है। आजकल के जमाने का कोई भरोसा नहीं है, कैसे कैसे लोग हैं और कब कौन भेड़िया आदमी की शक्ल में तुम्हारी आबरू नोच खाए, यह मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। इसलिए हॉस्टल से तेरा कॉलेज और हॉस्पिटल पास पड़ेगा, समझ मेरी बात को। और फिर मैं आती रहूंगी मिलने तुझसे, और तू भी आना ना, पर खुदा के वास्ते मान ले मेरी बात। दानीन को अब सब समझ आ रहा था, कहीं ना कहीं माला सही कह रही थी। ऊपर से जिस इलाके में वो लोग रहते हैं, रात के वक्त यहाँ का माहौल ठीक नहीं था, और फिर क्या भरोसा अपनी ड्यूटी से कब फारिग हो। वो यही सब सोचकर वो एक गहरी सांस लेकर कहती है, ठीक है, करती हूँ पता हॉस्टल का। उसकी बात सुनकर माला के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, वहीं उसे यूं मुस्कुराते देख दानीन कहती है, अच्छा अब एक कप चाय पिला दो यार, सर दर्द हो रहा है मेरा। उसकी बात सुनकर माला मुस्कुराते हुए साइड में रखा कप उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहती है, ये लो, तुम्हारे लिए पहले ही बना रखी थी। अच्छे से पता है मुझे कि पहली मोहब्बत है ये चाय तो तुम्हारी। उसकी बात सुनकर दानीन उसके हाथ से चाय का कप लेकर एक घूंट पीते हुए कहती है, मोहब्बत नहीं इश्क है माला, इश्क। उसकी बात सुनकर दानीन हंसते हुए कहती है, अच्छा और अगर कोई चाय की जगह कॉफी पीने वाले को तुमसे इश्क हो गया तो? सोच रही हूँ किसी ऐसे से ही शादी करा दूंगी तुम्हारी।
उसकी बात सुनकर दानीन उसे घूरते हुए कहती है, पहली बात तो मैं कभी शादी नहीं करूंगी और दूसरी बात किसी कॉफी वाले से दोस्ती ना करूं, मोहब्बत तो दूर की बात। खैर अब मैं चलती हूँ, देर हो रही है। माला, पर नाश्ता। दानीन अपना बैग उठाते हुए, नहीं माला देर हो रही है, बस छूट जाएगी, आकर खाती हूँ। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है और माला नागवारी में सिर हिलाती है, फिर गैस बंद कर दानीन के कमरे में आती है तो वहां सारा सामान फैला हुआ था। ये दरअसल आदत थी दानीन की चीजों को हमेशा फैला देना, जिस वजह से उसे हमेशा माला से डांट मिलती थी। उसे कोई भी चीज जगह पर रखना आता ही नहीं था। इधर शेरियाज मैंशन में अजलान जॉगिंग कर वापस आता है तो हॉल में ही कुछ मुलाजिम काम कर रहे थे। अभी घर का कोई भी शख्स वहां नहीं था। उसे आता देख सारे मुलाजिम सिर झुकाकर उसे सलाम करते हैं तो वो बस हल्का सा सिर हिलाकर अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। तभी उसकी नजर एक मुलाजिम पर जाती है जो वही रखे एक शो पीस को साफ कर वापस जगह पर रख रहा था, पर गलती से वो शो पीस हल्का सा अपनी जगह से हट जाता है। ये देखकर अजलान उस मुलाजिम के पास जाता है और खुद उस शो पीस को ठीक जगह रखता है। ये देखकर वो मुलाजिम डर से कांपने लगता है क्योंकि उसे पता था अब क्या होने वाला है। अजलान एक गहरी नजर उस मुलाजिम को देखता है पर कहता कुछ नहीं है और वहां से जाने लगता है। तभी अचानक कुछ कदम चलकर वो वही सिर झुकाए खड़े एक 50-55 साल के आदमी के सामने रुकता है जो कि सारे मुलाजिमों का हेड था और अपनी गहरी आवाज में कहता है, एक ब्लैक कॉफी, और मुझे ये दोबारा इस मेंशन में नहीं दिखना चाहिए। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है और उसके पीछे जो मुलाजिम वहां शो पीस के पास खड़ा था वो बुरी तरह कांपने लगता है क्योंकि अजलान उसकी ही बात कर रहा था और अब उसकी नौकरी तो गई। सब जानते थे अजलान को, वो ऐसा ही था, सख्त मिजाज और गुस्सैल। उसके लिए उसके खुद के उसूलों से बढ़कर कुछ नहीं था। ना वो किसी से बात करता था, ना ही अपने घर वालों के साथ उठता बैठता था। वो कब आता कब जाता किसी को खबर नहीं रहती थी। वो बिल्कुल एक मशीन की तरफ था, वक्त का पाबंद। अजलान वापस अपने कमरे आता है और अपने शूज और ईयरबड्स उतारकर अपनी जगह पर रखकर वहां से सीधा बाथरूम में चला जाता है और करीब 15 मिनट बाद जब बाहर आता है तो उसने सिर्फ अपनी कमर पर एक टॉवल लपेट रखी थी और उसमें उसकी वो हल्क जैसी बॉडी और ज्यादा फिट लग रही थी। ऊपर से वो भींगे बाल को अगर उसे इस वक्त देख लेता तो अपनी नजरें हटा नहीं पाता, यह मुमकिन नहीं था। वो अभी दूसरी टॉवल से बाल पोंछते हुए क्लोजेट की तरफ जा ही रहा था कि तभी उसका फोन बजा। उसके साइड टेबल पर रखा अपना फोन उठाया तो दूसरी तरफ से किसी आदमी की आवाज आई, हेलो डॉक्टर एजलन, इट्स डॉक्टर जुबैर दिस साइड। अजलान अपनी कर्कश आवाज में, आई एम लिसनिंग डॉक्टर जुबैर सर, आज डॉक्यूमेंट सबमिशन की लास्ट डेट है, आप आएंगे? अजलान, नहीं, आई डोंट हैव टाइम फॉर दैट, यू डील विद इट, आई हैव सम सर्जरीज। और हाँ, शाम तक मुझे सारे स्टूडेंट्स की डिटेल्स चाहिए जो इस साल सिलेक्ट हुए हैं। डॉट एंड वन मोर थिंग, अगर कोई एक मिनट भी लेट हो तो उसे एडमिशन नहीं मिलना चाहिए, कीप दैट इन योर माइंड। इतना कहकर वो फोन काट देता है। उसका वक्त कीमती जो था। फिर वो सीधा वहां से अपने क्लोजेट में चला जाता है और जब कुछ देर बाद बाहर आता है तो उसने एक डार्क नेवी ब्लू कलर का अरमानी प्राडा का बिजनेस सूट पहन रखा था विथ व्हाइट शर्ट एंड ब्लू टाई, गुलूबंद आंखों पर व्हाइट ग्लासेस, बालों को अच्छे से सेट कर रखा था और साथ में हाथों में एक बेहद लग्जूरियस ब्रांडेड वॉच और पैरों में भी किसी महंगी ब्रांड के जूते। क्या कमाल लग रहा था वो साइड ड्रॉयर से अपना फोन और कार की चाबी लेकर सीधा कमरे से निकल जाता है और लिफ्ट की मदद से गरज में से अपनी ब्लैक रोल्स रॉयस में बैठकर मेंशन से निकल जाता है। इस बीच ना वो किसी घर वाले से मिला और ना ही नाश्ता किया। इधर दानीन बस स्टैंड पर बस से उतरती है। अभी उसे एक बस और चेंज करनी थी। वो बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी क्योंकि आज पहले ही उसकी पहली बस लेट आई और अब जो दूसरी बस उसे लेनी थी उसका भी कुछ अता पता नहीं था। वो अपनी घड़ी को देखकर खुद से ही कहती है, या अल्लाह मदद कर, 11:30 तो कभी ही रो रहे हैं, ऊपर से कॉलेज इतना दूर है, आज तो पक्के से देर होनी, मैंने ऊपर से फॉर्म सबमिशन लंच ब्रेक तक ही होंगे। माला ठीक कहती है, मुझे चीजें वक्त पर करनी चाहिए, अब लास्ट डेट के चक्कर में फंस गई हूं। मैं पहले ही कर देती फॉर्म सबमिट तो यूं खुमार ना हो रही होती। कभी कभी दूसरों की सुनना चाहिए दानीन, पर तुम तो हो ही बेका। वो खुद को यूं ही कोसते हुए बस स्टैंड पर खड़ी यहाँ वहां देखते हुए बस का इंतजार कर रही थी जिसका कोई अता पता नहीं था। यह एक हाईवे था, 2-3 दुकानों के अलावा यहाँ कुछ और मौजूद नहीं था और ना ही ज्यादा लोग थे। वो अभी अपनी घड़ी की तरफ देख ही रही थी कि तभी वहां एक जोर की आवाज आती है। वो चौंकते हुए सामने देखती हैं तो थोड़ी दूर पर एक आदमी की नीले रंग की मारुति सुजुकी एक पेड़ से टकरा गई थी और इस एक्सीडेंट की वजह से काफी लोगों ने उस कार को घेर लिया था। दानीन भी तुरंत भागते हुए उस तरफ दौड़ती है। अब भाई डॉक्टर थी, वो जान बचाना काम था उसका। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 3। दानीन उस कार के पास जाती हैं तो वहां काफी सारे लोग पहले से ही कार को घेरे खड़े थे, पर मजाल है जो किसी के जहन में मदद का ख्याल आया हो। एक तो हिंदुस्तान पाकिस्तान में लोगों को तमाशे देखने का शौक कुछ ज्यादा ही है, मतलब अगर कोई मर रहा होगा तो पहले वीडियो बनाएंगे, बाद में जब सामने वाला मर जाएंगे तब उसके हक के लिए आवाज उठाएंगे, पर उसे बचाने का ख्याल कभी किसी को नहीं आएगा। दानीन कार के पास जाती है और इतने सारे लोगों को देखकर जरा जोर से कहती है, हटिए आप सब, मुझे देखने दीजिए, आई एम अ डॉक्टर। उसकी आवाज ज्यादा तेज नहीं भी पर उसमें एक ऑर्डर था।
सारे लोग एक एक कर हटने लगते हैं। वो कार के पास जाती हैं और दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, पर दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। तभी उसकी नजर पास में पड़े एक लकड़ी के डंडे पर जाती है और वो तुरंत उसे उठाकर लाती है और पूरी ताकत से वो डंडा ग्लास पर मारती है तो एक बार में ही ग्लास टूट जाता है। वो तुरंत डंडा वही फेंक कर अंदर हाथ डालकर दरवाजा खोलती है तो अंदर एक 40-50 साल का आदमी था, जिसका सिर स्टीयरिंग व्हील से लगा हुआ था और उसके सिर से बेतहाशा खून बह रहा था। शरीर पर और भी काफी जगह काफी सारी चोट थी। वो पीछे बैक सीट पर देखती है तो वहां कोई नहीं था, कार में बस यही एक शख्स मौजूद था। वो तुरंत वही भीड़ की तरफ देखकर जरा जोर से कहती है, मेरी मदद कीजिए इन्हें कार से निकालने में। उसकी बात सुनकर सब एक दूसरे को देखने लगते हैं, पर कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलता। तो वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, सुनाई नहीं देता क्या, या सिर्फ तमाशा देखने आए हैं आप? सब कोई मर रहा है और आप लोग खामोशी से मरने दे रहे हैं, हद है। उसकी बात सुनकर भीड़ में से कुछ हाई स्कूल स्टूडेंट्स जिनमें अभी भी गैरत थी वो आगे आते हैं और उस आदमी को बाहर निकालने लगते। तभी दानिन को कुछ याद आता है और वो तुरंत अपना फोन निकालकर पुलिस को और एम्बुलेंस को कॉल करती हैं। तब तक वो बाकी लोग उस आदमी को जमीन पर लेटा चुके थे। दानिन तुरंत उस आदमी के पास जाकर जमीन पर बैठकर अपनी उंगलियां उस आदमी की गर्दन पर रखती हैं तो उसे समझ आता है कि उस आदमी में जान अभी बाकी है। ये देखकर वो तुरंत अपना स्कार्फ निकालकर उसका सिर पर बांधती है खून रोकने के लिए। उसे इस वक्त ज्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं था, पर अपने एमबीबीएस के दौरान उसने काफी कुछ सीखा था और वो फिलहाल जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाती उसे ही इस्तेमाल करने वाली थी। इस एक्सीडेंट की वजह से उस रास्ते पर काफी भीड़ हो गई थी, जिस कारण आने वाली गाड़ियां जाम में फंस जाती हैं और इसी में एक गाड़ी थी डॉक्टर अजलान शेरियाज की। उसे हॉस्पिटल जाने में देर हो रही थी। ऊपर से जितना वो वक्त का पाबंद था, यूं देर होता देख उसे गुस्सा आ जाता है और वो चित्ते हुए स्टीयरिंग व्हील पर जोर से गुस्से में एक मुक्का मारते हुए कहता है, लोगों को वक्त की बिल्कुल कदर नहीं है, इस कदर जाम लगा रखा है। यही सब सोचते हुए वो कुछ देर और इंतजार करता है, पर जब जाम कम होने की जगह और बढ़ने लगता है तो वो अपनी कार से निकलकर बाहर जाता है और सामने की तरफ जाने लगता है। तभी उसके कानों में एक आदमी की आवाज आती है जो किसी और को जाम की वजह बता रहा था। अरे, रास्ते पर एक्सीडेंट हो गया है, इस वजह से जाम लगा है। किसी आदमी के सिर पर चोटी है, काफी खून बह चुका है। ये बात सुनते ही अजलान भारी कदमों से आगे की ओर जाने लगता है। उसका ऑरा ऐसा था कि जो भी उसके रास्ते में आ रहा था वो अपने आप हटता जा रहा था। अजलान एक्सीडेंट की जगह पहुंचता है तो उसकी नजर एक लड़की पर जाती है जिसकी पीठ उसकी तरफ थी और वो जमीन पर बेहोश जख्मी आदमी का खून रोकने की कोशिश कर रही थी। उसके वो खुले बाल हवा में यूं ही बिखर रहे थे। एक पल को ना जाने क्यों अजलान की नजर उस पर ठहरना चाहिए, पर फिर उससे ध्यान हटाकर वो तुरंत बेहोश आदमी के पास जाता है और जमीन पर बैठकर उसकी कलाई पकड़कर उसकी पल्स चेक करने लगता है। वही दानीन जो खून रोकने की कोशिश कर रही थी, अचानक उसे किसी की मर्दाना परफ्यूम की स्मेल महसूस होती है और साथ ही अपने आसपास का ऑरा ठंडा सा लगने लगता है। वो गर्दन तिरछी कर कर देखती है तो एक बेहद हसीन आदमी उस बेहोश आदमी की पल्स चेक कर रहा था। एक पल को उसकी आंखें इस आदमी पर ठहरी थी। यह यकीन करना मुश्किल था उसके लिए कि कोई आदमी इतना हसीन कैसे हो सकता है, पर अगले ही पर वो अपनी नजरें एक पल को हटाकर वापस उस आदमी को देखते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं आप? इस तरह पेशेंट को छूने की जरूरत नहीं है और उनका हाथ छोड़िए, चोट लगी है, वहां आपके छूने से इन्फेक्शन हो सकता है। अजलान इस प्यारी सी आवाज पर नजर हटाकर सामने देखता है तो उसकी ओशन ब्लू आइज दानीन की हनी ब्राउन आइज से टकरा जाती हैं। वो खामोशी से उसकी आंखों में देख रहा था और दानीन को ना जाने क्यों उसे इस शख्स से खौफ आ रहा था। पता नहीं क्यों अजलान का वो डोमिनेटिंग एंड एरोगेंट ऑरा डरा रहा था। वही अजलान जो अभी तक खामोशी से उसे देख रहा था वो अपनी सख्त आवाज में कहता है, पेशेंट को हार्ट अटैक आया है, ड्राइव करते वक्त अटैक आया, दर्द की वजह से बैलेंस बिगड़ा और एक्सीडेंट हुआ। उसकी बात सुनकर दानीन हैरानी से कहती है, और यह आप कैसे कह सकते हैं? अजलान बिना किसी भाव के उसे देखते हुए, जितनी किताबें आपने आज तक पढ़ी नहीं है उससे कहीं ज्यादा पेशेंट्स का एक्सपीरियंस है मुझे। दानीन उसकी बात पर अफेंड होते हुए कहती है, आप क्या कह रहे हैं? मैं एक डॉक्टर हूं, मैंने डिग्री ली है एमबीबीएस की। अजलान उस पेशेंट को एग्जामिन करते हुए, सिर्फ एक डिग्री लेने से या अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने से अगर सब डॉक्टर बन रहे होते तो बात क्या थी? डॉक्टर डिग्री से नहीं बनते, पैशन और जुनून से बनते हैं, हर हाल में अपने पेशेंट को बचाने का जुनून। ये कहते वक्त उसकी आंखों में वाकई जुनून देखा जा सकता था। दानीन एकटक इस आदमी को देख रही थी जो शक्ल से भी और रवैये से भी घमंडी लग रहा था। वही अजलान का सारा फोकस अब सिर्फ उस आदमी पर था जिसकी हालत काफी गंभीर थी। तभी वहां एम्बुलेंस आ जाती है और एम्बुलेंस से दो वार्ड बॉय स्ट्रेचर के साथ निकलते हैं। उनके साथ एक जूनियर डॉक्टर भी था। वो जैसे ही वहां आता अजलान की एक झलक देखकर ही पहचान जाता है और उसके साथ जान पहचान बढ़ाने के इरादे से काफी आदर के साथ कहता है, गुड मॉर्निंग सर, माई सेल्फ रोहन वर्मा आई एम। अजलान उस जूनियर डॉक्टर को घूरते हुए, किसी की जान जा रही है और आपको इंट्रोडक्शन की पड़ी है, रेडिक्यूलस। उसकी बात सुनकर वो जूनियर डॉक्टर सकपका जाता है और तुरंत वार्ड बॉय के साथ उस आदमी को हॉस्पिटल की तरफ ले जाने लगता है।
अब तब पुलिस भी आ गई थी और सारे मामले की जांच कर रही थी। उनमें जो सबसे बड़ा अधिकारी था वो अजलान से बात कर रहा था और उसका बयान लेने की कोशिश करता था और अजलान अपनी सख्त आवाज में उसे सब कुछ बता रहा था। तभी एक हवलदार दानीन के पास आता है। वो वही साइड में खड़ी सब कुछ देख रही थी, उसे यहाँ से अब निकलना था। तभी वो हवलदार उसके पास आकर पूछता है, मैडम, आपने सबसे पहले उस इंसान को निकाला था ना, और कांच भी तोड़ा था, आपको हमारे साथ स्टेशन चलना होगा। उसकी बात सुनकर दानीन के चेहरे पर टेंशन आ जाती है। वो नहीं जा सकती थी उनके साथ, क्योंकि अगर वो जाती तो कॉलेज के लिए लेट हो जाती और फिर तो हो जाता उसका एडमिशन, पर सिर्फ सपनों में। दानीन उस हवलदार से, सर मैं नहीं आ पाऊंगी, अभी मुझे कॉलेज जाना है एडमिशन के लिए। हवलदार चिढ़ते हुए, अरे ऐसे कैसे नहीं आ पाओगी, सरकारी काम है, आना तो पड़ेगा, तुम्हारे नखरों के लिए नहीं बैठे हम यहाँ, समझी। उसकी बात सुनकर वो कुछ कहती तभी एक दमदार आवाज वहां सुनाई देती है, लेट इट गो। यह आवाज सुनकर दानीन और वो हवलदार उस दिशा में देखते हैं जहां से आवाज आई थी, तो यह अजलान की आवाज थी जिसके चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं था और वो उनकी तरफ ही आ रहा था। उसके पीछे ही इंस्पेक्टर साहब भी थे। अजलान उस हवलदार के पास पहुंचकर दानीन को एक टक देखते हुए कहता है, जाने दीजिए इन्हें, शी इज जस्ट स्टूडेंट, और वैसे भी पेशेंट का बयान होश आने पर लीजिएगा, उससे पहले किसी और का बयान लेने की जरूरत नहीं है। उसकी आवाज में एक रौब था जिसे सुनकर वो हवलदार तक कांप गया। वो नजरें उठाकर अपने सर की तरफ देखता है तो इंस्पेक्टर साहब भी उसे हाँ में सिर हिलाकर अजलान की बात मानने का कहते हैं। तो वो दानीन को वहां से जाने की परमिशन दे देता है और खुद इंस्पेक्टर साहब के साथ एक्सीडेंट हुई कार की तरफ चला जाता है। अब वहां सिर्फ दानीन और अजलान थे। कुछ सोचकर दानीन अजलान की तरफ देखकर कहती है, थैंक यू सर। अजलान उसे देखते हुए अपना काला चश्मा लगाते हुए कहता है, आगे से प्रैक्टिकल नॉलेज पर तवज्जो दीजिएगा, किताबें रटने से कोई डॉक्टर नहीं बनता। इतना कहकर वो एक नज़र उसे देखकर वहां से अपनी कार की तरफ चला जाता है और दानीन उसे जाता देखती है, पर फिर जब वक्त का एहसास होता तो तुरंत वहां से निकल जाती है। अब उसे वैसे भी ऑटो से ही जाना था क्योंकि बस तो मिलने से रही। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 4 SIMT SHERIYZ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी। दानीन का ऑटो एक बड़ी सी इंस्टीट्यूट के आगे आकर रुकती है। वो से निकलकर ऑटो वाले को पैसे देती है तो वो ऑटो वाला वहां से चला जाता है और दानीन वापस गेट की तरफ मुखातिब होती है जिस पर गोल्डन कलर में कैपिटल अल्फाबेट्स में लिखा था SHERIYZ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी। ये था SHERIYZ इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज जो शेरियाज इंडस्ट्रीज के अंडर आता था, पर उसका आधे शेयर्स गवर्नमेंट के पास था। SHERIYZ इंस्टीट्यूट शहर की जानी मानी फैमिली शेरियाज फैमिली के द्वारा बनाया गया था। यही नहीं, हर अलग अलग फील्ड में उनके काफी कॉलेजेस एंड स्कूल थे। शेरियाज मेडिकल इंस्टीट्यूट भी काफी एकड़ों में फैली हुई जमीन थी जिसका कैंपस दो हिस्सों में डेविड था। एक तरफ काफी सारी बिल्डिंग थी जहां में कॉलेज कैंटीन हॉस्टल्स बने हुए थे और दूसरी तरफ था आलीशान शेरियाज हॉस्पिटल जो देश का एक जाना माना हॉस्पिटल था, जहां हर तरफ के बेहतरीन सर्जन्स, मशीन्स, टेक्नोलॉजी सब कुछ मौजूद था। बड़े से बड़े स्टोर से लेकर गरीबों तक का इलाज यहाँ किया जाता था। हर तरफ की फैसिलिटी एंड कंडीशंस थी यहाँ और गरीबों के लिए अलग अलग स्कीम्स। पीजी के स्टूडेंट्स अपनी क्लासेस कंप्लीट कर यहीं अपनी ट्रेनिंग लेते थे और बड़े बड़े डॉक्टरों के अंडर सब कुछ सीखते। कॉलेज कैंपस और हॉस्पिटल के बीच करीब 1 किलोमीटर का रास्ता था जो दोनों को सेपरेट करता था। तो ये था SHERIYZ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी हॉस्पिटल एंड कॉलेज। दानीन अभी भी आंखों में चमक लिए उस बड़े से गेट को देख रही थी जिसमें जाने के बाद उसके ख्वाबों को एक नया सवेरा मिलने वाला था। वो एक गहरी सांस लेकर अंदर कदम रखती है, पर अब उसके आगे एक अलग परेशानी थी। कॉलेज अपने आप में इतना बड़ा था, वहां इतनी बिल्डिंग थी कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाना कहाँ है। वो यहाँ वहां नजरें घुमाकर देखती हैं तो सब यहाँ वहां तेजी से जा रहे थे, किसी का ध्यान उस पर नहीं था। अरे यह मुमकिन कैसे था कि किसी का ध्यान उस पर हो, सब की सब यहाँ वहां अपने अपने कामों में बिजी थे। तभी कुछ सोचकर वो वही खड़े एक गार्ड के पास जाकर पूछती है, भाई जरा सुनिएगा, आपको पता है डॉक्यूमेंट कहाँ जमा करना है? वो गार्ड एक नजर अपनी घड़ी की तरफ देखता है, फिर वापस दानीन को देखते हुए कहता है, बेटा डॉक्यूमेंट सबमिशन पूरा हो चुका है 1 घंटे पहले ही, अब तो लंच भी खत्म हो गया, आप लेट हैं, अब नहीं मिलेगा एडमिशन, वापस चली जाइए। उसकी बात सुनकर दानीन का तो जैसे ख्वाब भी टूटता हुआ महसूस हो रहा था उसे, पर वो यूं इस तरह हार तो नहीं मान सकती। वो घबराते हुए कहती है, सर बात समझिए, मेरी मजबूरी थी, पर मेरा एडमिशन होना बहुत जरूरी है। गार्ड को उसकी आंखों में छिपी मजबूरी समझ आ रही थी। वो कुछ सोचकर कहता है, देखिए मैं कुछ नहीं कर सकता, ये शेरियाज इंस्टीट्यूट है, यहाँ का पहला कानून ही यही है कि सब कुछ वक्त पर होता है। फिर भी आप एक बार एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में जाकर पता कर लीजिए, वहाँ राठौड़ साहब होंगे, वहीं ये सब देख रहे हैं। आपको बस यहाँ से सीधा जाना है, फिर आखिरी बिल्डिंग की तरफ मुड़ जाइएगा। उसकी बातों में छिपी उम्मीद देखकर दादीन उसे शुक्रिया कहकर वहां से चली जाती है और कुछ ही देर में वो एक केबिन के बाहर खड़ी थी जहां नेम प्लेट लगी थी, डॉक्टर अभिषेक राठौर, असिस्टेंट प्रोफेसर। वो हिम्मत कर दरवाजे पर नॉक करती हैं तो अंदर से आवाज आती है, कम इन।
वो हिममू का कर अंदर जाती हैं तो एक आदमी जिसकी उम्र करीब 28-29 होगी वो कुछ डॉक्यूमेंट अरेंज कर रहा था। दानीन चुपचाप उसकी टेबल के पास जाकर खड़ी हो जाती है पर कुछ कहती नहीं है, उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। फिर कुछ सोचकर वो अपने बैंक से डॉक्यूमेंट की फाइल निकालकर सामने बैठे आदमी की तरफ बढ़ाती है तो वो आदमी एक नजर उसे देखता है, फिर उसकी फाइल पर एक उलझी सी नजर डालकर वापस अपने डॉक्यूमेंट देखते हुए कहता है, एडमिशन टाइम ओवर हो गया है, आप जा सकती है, अब यहाँ कोई एडमिशन नहीं होंगे। उनकी बात सुनकर दानीन का चेहरा उतर जाता है और आंखों में फिर आंसू अपनी जगह बना लेती है, पर वो किसी तरह खुद को रोने से रोकते हुए कहती हैं, सर प्लीज एक बार समझने की कोशिश कीजिए, मेरे मार्क्स बहुत अच्छे हैं, मैं बस एक मजबूरी में फंस गई थी इसलिए लेट हो गया। उसकी बात सुनकर डॉक्टर अभिषेक नजरें उठाकर चिढ़ते हुए उसे देखकर कहते हैं, कौन सा जरूरी काम था या बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाना था? देखिए यहाँ के रूल्स हैं, ऊपर से ऑर्डर है, अगर कोई एक भी मिनट लेट हो तो एडमिशन नहीं देना, फिर आप तो पूरा 1 घंटा गायब थी, इसलिए चुपचाप जाइए जहां से मुझे बहुत काम है। उनकी बात सुनकर दानीन जरा नम आंखों से कहती है, सर प्लीज, पर वो इससे आगे कुछ कहती उससे पहले ही डॉक्टर अभिषेक इस बार गुस्से में कहते हैं, आप जा रही हैं या मैं गार्ड्स को बुलाऊं? इस बार उनकी आवाज इतनी तेज थी कि वो चुपचाप आंखों में आंसू लिए वहां से चली गई, पर गलती से अपनी डॉक्यूमेंट वाली फाइल वही भूल गई और इधर उसके जाते ही डॉक्टर जुबैर अंदर आते हैं और अभिषेक उन्हें देख तुरंत खड़े होकर उन्हें ग्रीट करता है। अब आखिरकार डॉक्टर जुबैर भी एक ब्रिलियंट कार्डियोलॉजिस्ट थे। जुबैर, डॉक्टर अभिषेक, एक्चुअली आई हैव एन अर्जेंट सर्जरी, तो क्या आप प्लीज ये सारी न्यू स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट फाइल्स डॉक्टर एजलन को पास कर देंगे, वो अभी हॉस्पिटल में होंगे, आपको भी वही जाना है ना? उनकी बात सुनकर डॉक्टर अभिषेक तुरंत हाँ में सिर हिलाते हैं और सारी फाइलें कलेक्ट कर वहां से एजलान के पास जाने के लिए निकल जाते हैं, पर इस बीच गलती से उन्होंने दानीन की फाइल भी रख ली थी। इधर दानीन कॉलेज के बाहर आ गई थी पर उसकी आंखों से आंसू अभी भी बह रहे थे, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी गलती है क्या, क्या किसी की जान बचाना गलत था? जो खुदा उसके साथ यह कर रहा था वो काम रही थी और जैसे कुदरत भी उसके दर्द में आंसू बहाना चाह रही थी, इसलिए अभी तक जो तेज धूप निकली हुई थी वो गायब हो गई और अचानक से तेज बारिश होने लगी। मौसम ने जैसे अचानक अपने रंग बदले थे। वो भीगते हुए बस चले जा रही थी, उससे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। आज एक बार फिर उसका सपना टूटा था। दिन रात मेहनत कर उसने अपने मार्क्स बढ़ाए थे और स्कॉलरशिप टेस्ट पास किया था ताकि इस एग्जाम में अच्छा कर पाए, पर अफसोस कुछ नहीं हुआ। मेहनत कर भी आज वो हार गई। यही सोचते हुए वो बड़ी सड़क किनारे फुटपाथ पर लगी एक बेंच पर बैठकर ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए कहती है, क्यों हर बार सारा दर्द सारी तकलीफ मेरे हिस्से आती है? क्यों हर बार सिर्फ मैं ही बर्दाश्त करूं? चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं पर नसीब से जीत ही नहीं पाती। आप तो किसी के साथ ज्यादती नहीं करते, आप तो बेहतरीन फैसले करते हैं ना सबके हक में, फिर हर बार मेरे साथ ही गलत क्यों होता है? क्यों पैदा किया मुझे जब यूं दर्द ही देना था? तो कहते कहते वो बिलक बिलक कर रो रही थी। यह आंसू सिर्फ आज के लिए नहीं थे, उसकी सारी जिंदगी के दर्द के हिस्से के थे। कभी कभी हमारे हिस्से जो आजमाइशें होती है वो इस कदर हम पर भारी पड़ने लगती है कि हमारा ईमान और खुदा पर एतबार लड़खड़ाने लगता है और हम कमजोर पड़ने लगता है। आज दानीन के साथ भी यही हो रहा था। उसकी जिंदगी कितनी दर्दनाक है इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि उसके पहलू से कोई वाकिफ कहाँ था। सिर्फ 21 की उम्र में इस दुनिया का हर पहलू देख चुकी थी और लोगों की फितरतें भी, ऐसा शायद कोई दर्द नहीं होगा जिससे वो वाकिफ नहीं होगी। उसे वहां बैठे बैठे कब 1 घंटा हो गया पता ही नहीं चला, पर ना तो बारिश रुकी और ना ही उसके आंसू। आज जैसे मौसम भी उसकी किस्मत पर रो रहा था। कितने सपने थे उसके शेरियाज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी SIMT से अपनी पोस्ट ग्रेजुएट करने के, पर आज उसका ये सपना उसकी आंखों के सामने रोधा गया था और इसमें उसकी कोई गलती थी? शायद नहीं। वो अभी एक घट सड़क पर बारिश की पड़ रही बूंदों को बिना किसी भाव के आंखों में आंसू लिए देख ही रही थी कि तभी उसके बैंक में रखा फोन बजा, जिससे उसका ध्यान टूटा और वो जानती थी यह किसका फोन था, माला के सिवा कौन हो सकता था। वो बैग से फोन निकालकर जैसे ही उसे पिक कर कान पर लगाती है, उधर से माला के डांटने की आवाज आना शुरू हो जाती है। माला, कहाँ है तू? हो गया एडमिशन का सारा काम और डॉक्यूमेंट सबमिशन, और हॉस्टल मिल गया ना? देख जल्दी सब कर निकला क्योंकि आज बारिश काफी तेज है। माला एक के बाद एक सवाल उससे कर रही थी और वो खामोशी से सब कुछ सुन रही थी। काफी देर तक बात करने के बाद जब माला को एहसास हुआ कि वो कुछ नहीं कह रही तो वो फिक्र के साथ पूछती है, क्या हुआ दानीन, ठीक है ना तू? दानीन, आकर बात करती हूँ। इतना कहकर वो फोन काट देती है और माला को कुछ समझने का मौका तक नहीं देती। फिर अपना फोन वापस बैग में रखकर खड़ी होती है और वैसे ही पैदल बस स्टैंड की तरफ बढ़ जाती है और करीब 15 मिनट बाद जब वहां पहुंचती है तो एक बस पहले से ही वहां मौजूद थी। वो बिना कुछ सोचे उसमें चढ़ जाती है। इस वक्त जैसे उसे कोई हैश नहीं था। आज जैसे उसका सारा सब्र उसकी आंखों के सामने आहिस्ता आहिस्ता टूटकर बिखर रहा था और वो बस खामोशी से उसे टूटता हुआ देख रही थी। यही तो थी उसकी जिंदगी, जो आंसुओं से शुरू होकर खामोशी पर खत्म होती थी। जो राज उसके अंदर दफन थे वो ना जाने कितना कुछ छिपाए हुए थे, पर कभी कभी हमें एहसास नहीं होता। लेकिन जिसने हमें बनाया है वो हमसे बेहिसाब मोहब्बत करता है और वो उसी हद तक आजमाता है जब तक उसका बंदा बर्दाश्त कर सकता है, सब्र कर सकता है। पर अगर वो गम लिखता है तो खुशियां भी लिखता है। दानीन अपनी जिंदगी का सारा दर्द एक बार में झेल चुकी थी। अब बस उसका दर्द आहिस्ता आहिस्ता खुशियों और सुकून में बदलने वाला था, क्योंकि किसी मसीहे के कदम उसकी जिंदगी में पड़ चुके थे।
अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 5। बारिश ने अपना रुख मजबूत कर ली थी और बेतहाशा बस आसमान से पानी बरसा जा रहा था। माला यहाँ से वहां टहल रही थी। दानीन से बात हुई 3 घंटे से ऊपर हो चुका था, पर वो अभी तक आई ही नहीं थी। ऊपर से बाहर का बनता बिगड़ता मौसम, बारिश रुकना तो दूर की बात कम होने का भी नाम नहीं ले रही थी और अब तो रात के 8 बजने वाले थे। वो अभी टहल ही रही थी कि किसी ने दरवाजा खटखटाया तो माला तुरंत दरवाजे के पास जाकर उसे खोलाती है तो बाहर दानीन खड़ी थी, ऊपर से नीचे तक बुरी तरह भीगी हुई। वो बिना भाव के बस जमीन को घूर रही थी। उसे यूं देखकर माला उसे घर के अंदर लाकर दरवाजा बंद करते हुए कहती है, या अल्लाह, किस तरह भीगी हो तुम, देखो जरा कपड़े तक बदन पर चिपक गए हैं। और इतनी देर कैसे हुई? खैर, डॉक्यूमेंट सबमिशन हो गया ना ठीक से? कोई मसला तो नहीं हुआ ना? वो एक के बाद एक सवाल कर रही थी, पर दानीन वो खामोशी से जमीन को घूरे जा रही थी। ये देखकर माला अचानक से रुकती है। उसे अब एहसास हो रहा था कि कोई तो बड़ी बात है। वो अटकते हुए पूछती है, क्या हुआ? हाँ, हो गया ना एडमिशन? बस उनका ये पूछना ही था कि दानीन जो अभी तक खामोशी से खड़ी थी, उसकी आंखों से एक के बाद एक आंसू बहने लगते हैं। ये देखकर माला बेचैन होते हुए पूछती है, क्या हुआ दानीन, बताना। डरा रही है तू मुझे? अब हो गया ना एडमिशन? दानीन उनके सवाल पर जोर जोर से रोते हुए उसके कसकर गले लगते हुए कहती है, नहीं, नहीं हुआ माला, नहीं मिला कोई एडमिशन, और मिलेगा भी क्यों? मैं अपनी किस्मत को कैसे कमा सकती हूँ? कभी कुछ अच्छा मिला है क्या मुझे, जो अब मिलेगा? हम जैसे लोगों को कोई हक नहीं होता माला, कोई हक नहीं। हम बस लाचार रह जाते हैं जिन पर लोग तरस खाते हैं, पर खुदा हम पर तरस नहीं खाता। लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग। वो बेतहाशा रो रही थी और माला को पता था यह आंसू सिर्फ एडमिशन न मिलने के लिए नहीं है, बल्कि हर उस ज्यादती के, हर उस बदनामी के हैं जो उसके नसीब में लिखी गई थी। उसकी जिंदगी पर हर मोड़ में उसे सिर्फ नाकामी ही मिली थी। चाहे वो कितनी भी मेहनत कर ले, हमेशा उसके सपने लाहासिल ही रह जाते थे। माला उसे कसकर गले लगाकर उसकी पीठ को रब कर उसे शांत करते हुए कहती है, शांत बच्चा, जरूरी तो नहीं जो हमें अपने लिए ठीक लगे वो वाकई हमारे लिए अच्छा हो। हमारी जिंदगी तो रब ने लिखी है ना, और वो सब कुछ बेहतरीन लिखता है। दानीन उससे दूर होकर अपने आंसू पोंछते हुए, फिर कहाँ है वो बेहतरीन माला? आज तक जिल्लत, दर्द, तकलीफ, इज़माइशें और बेइज्जती के अलावा क्या आया है हमारे हिस्से? कहाँ है वो बेहतरीन जो हमारे रब ने लिखा है? मुझे तो नजर नहीं आता। मेरा ईमान अब डगमगा रहा है माला। मुझे लगता है बाकी सब की तरफ मेरा रब भी मुझे भूल चुका है। माला उसकी बात सुनकर तुरंत उसके होठों पर उंगली रखकर उसे चुप कराते हुए, चुप, ऐसा नहीं कहते बेटा, हमारा रब हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता, वो हर वक्त हमारे साथ रहता है। इस तरह मायूस ना, वो मायूरी ईमान वालों के लिए नहीं है। तुम बस भरोसा रखो इस दो जहां के मालिक पर। उनकी बात सुनकर वो खामोश हो चुकी थी। उसने कुछ नहीं कहा। तभी पास ही की मस्जिद से ईशा, रात की नमाज की आजान की आवाज आती है तो माला कहती है, जाओ तुम कपड़े बदलकर नमाज पढ़ो, तक मैं चाय बनाती हूँ तुम्हारे लिए। उसकी बात सुनकर वो चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। इस वक्त उसे सुकून की बहुत जरूरत थी और वो सिर्फ नमाज के सजदों में नसीब होने वाला था उसे। उसके जाते ही माला ऊपर देखते हुए खुद से कहती है, इतनी आजमाइशें मत डाल उस नन्ही सी जान पर मेरे खुदा की, वो टूट कर बिखर जाए। तेरा दिया सबसे खूबसूरत तोहफा ईमान है मेरी बेटी से, वो मत छीन। उस पर रहम खाकर ही सही, पर किसी को तो भेज जो उसकी जिंदगी में उसे संभाले, उसे समझे और उसे अपनी मोहब्बत की छाव में रखे, महफूजियत से, अकीदत से, रिस्पेक्ट। कहते कहते उनकी आंखों से कुछ आंसू गालों से होते हुए फर्श पर गिरे थे। माला और दानीन दोनों ही आने वाली जिंदगी से अनजान थी। उन्हें नहीं पता था कि दानीन की जिंदगी की तकलीफें, दर्द और अजियतों को खत्म करने वाला उनकी जिंदगी में अपना पहला कदम रख चुका है, और दूसरा कदम अब दानीन अनजाने में बढ़ाने वाली है, वो भी उस शख्स की मंजूरी पर। इधर शेरियाज हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर डॉक्टर अभिषेक अजलान के केबिन के बाहर नोक करते हैं तो वहीं से गुजर रही एक मिडिल एज नर्स कहती है, सर अजलान सर नमाज पढ़ने गए हुए हैं, आप बैठिए, तब तक वो आते ही होंगे। उस नर्स की बात सुनकर डॉक्टर अभिषेक हाँ में सिर हिलाकर अंदर जाते हैं और वहीं साइड में लगे सोफे पर बैठकर पूरा केबिन देखने लगते हैं। सारा केबिन ग्रे और व्हाइट की थीम पर बना हुआ था। साइड में एक बड़ा सा किंग साइज सोफा जिस पर वो बैठे हुए थे, कुछ इंडोर प्लांट्स भी मौजूद थे और साइड में एक बड़ी विंटेज अलमीरा रखी हुई थी। केबिन की एक दीवार कांच की बनी हुई थी जिससे बाहर का शहर दिख रहा था। ये केबिन 23 फ्लोर पर था, इसलिए यहाँ से लगभग सारा लखनऊ दिखता था। ये कुछ मिनिमल डेकोरेशन में भी वो बड़ा सा केबिन काफी रिच और लैविश वाइब देता था। साइड में एक बड़ी सी बुक रेक थी जिस पर मोटी मोटी मेडिकल की किताबें बड़े करीने से जमी हुई थी। दीवारों पर कुछ डार्क थीम पेंटिंग भी मौजूद थी और बीचों बीच थी एक बड़ी सी कांच की टेबल और एक राउंडिंग चेयर सीट, साथ में कंप्यूटर, कुछ फाइल्स और भी काफी कुछ जरूरी सामान। और उस टेबल के सामने भी 2 चेयर मौजूद थी ताकि बात करने वाला बैठ सके। कुछ सोचकर डॉक्टर अभिषेक भी उन्हीं में से एक चेयर पर बैठ जाते हैं और इंतजार करने लगते हैं डॉक्टर अजलान के आने का। करीब 15 मिनट बाद केबिन का दरवाजा खुलता है और अजलान अंदर आता है। इस वक्त उसने एक व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट के साथ टाई पहना था। शर्ट की स्लीव्स फोल्ड थी जिससे उसकी वो डोमिनेटिंग वेनी हैंड्स एंड मसल्स साफ देखे जा सकते थे। उसका ऑरा ऐसा था कि उसके आते ही कमरे में जैसे एकदम से ठंड बढ़ने लगती है, जिसे डॉक्टर अभिषेक भी महसूस कर सकते थे। वो तुरंत अपनी जगह से खड़े होते हुए कहते हैं, गुड इवनिंग डॉक्टर शेरियाज।
पर अजलान बिना उन्हें कोई जवाब दिए बस हाथों के इशारे से वापस बैठने का कहता है और खुद भी अपनी चेयर पर बैठ जाता है और उसके बैठते ही डॉक्टर अभिषेक उन डॉक्यूमेंट की फाइल्स को उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं, सर यह सारी डिटेल्स न्यू स्टूडेंट की। अजलान बिना उस पर ध्यान दिए फाइल्स को चेक करने लगता है और डॉक्टर अभिषेक बस खामोशी से उसे देख रहे थे। अजलान के बिहेवियर से सब वाकिफ थे, उसका बेहद कम बोलना उसकी पर्सनैलिटी को और ज्यादा डोमिनेटिंग बनाता था, ऊपर से उसका गुस्सा जिससे हर किसी को खौफ आता था। अजलान एक के बाद एक सारी फाइलों पर एक सरसरी सी नजर डालकर उन्हें एक तरफ रख रहा था। ये करते करते वो आखिरी फाइल पर पहुंच गया और उसे खोलते ही उसकी नजर उस छोटी सी पासपोर्ट साइज फोटो पर पड़ी और अगले ही सेकंड वो तस्वीर उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। वो इस लड़की को पहचानता था। तस्वीर से नजर हटाकर उसने नाम की तरफ देखा जहां लिखा था दानीन, और अनाया ही उसके होठों ने ये नाम दोहराया, दानीन। यह अनजान नाम सुनकर अभिषेक हैरानी से उसे फाइल की तरफ देखता है और जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो वो कहता है, सॉरी सर, ये गलत फाइल है, इन्हें एडमिशन नहीं मिला। उसकी बात सुनकर अजलान नजरें उठाकर सामने अभिषेक को देखता है और पूछता है, वाई? अभिषेक, सर दरअसल ये काफी लेट थी और आपके ऑर्डर थे कि 1 मिनट लेट होने पर भी एडमिशन ना मिले, फिर ये तो काफी लेट थी। आजकल की जनरेशन इज सो मेस्ड अप, टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, जरूर यह भी अपने किसी सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड के साथ। इससे आगे वो कुछ कहते उससे पहले ही अजलान गुस्से में वो फाइल टेबल पर रखकर अपनी जगह से खड़ा होकर डॉक्टर अभिषेक को घूरते हुए कहता है, शट अप, लोगों को जज करने की जगह वर्क ऑन योर ओन कैरेक्टर मिस्टर अभिषेक राठौर। उसकी इतनी तेज आवाज सुनकर डॉक्टर अभिषेक तो जैसे एक पल के लिए कांप गए। तभी अजलान वापस अपनी जगह पर बैठते हुए कहता है, कॉल हर एंड आस्क हर टू जॉइन क्लासेस फ्रॉम मंडे। उसकी बात सुनकर डॉक्टर अभिषेक हैरानी से उसकी तरफ देखकर कहते हैं, सर, पर आप तो किसी को 1 मिनट लेट होने पर एडमिशन नहीं देते, देन व्हाई हर? अजलान, वैसे तो मैं आपको किसी चीज के लिए जवाबदेह नहीं हूं मिस्टर राठौर, बट बिकॉज यू आस्क्ड सो, लेट मी टेल यू व्हाई हर। Because she has that spark of saving lives that I have never seen before. And another thing, if I can make rules then I can break them as well. इसलिए do as I said. I want her in my class on Monday. That's it. Now leave. उनकी बात सुनकर डॉक्टर अभिषेक चुपचाप वहां से चले जाते हैं और उनके जाते ही अजलान डैनिंग की फाइल वापस खोलाकर उसकी तस्वीर को देखते हुए कहता है, डैनिंग विदाउट अ सरनेम, इंटरेस्टिंग। कुछ देर उसकी तस्वीर को देखकर वो वापस उस फाइल को बंद कर देता है। तभी एक नर्स उसके केबिन में आकर कहती है, सर एक इमरजेंसी है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। आगे के एपिसोड सुनने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं।